everyone, I'm Tej Prakash and today I'm going to discuss question of JEE Mains 2023 from the chapter of Basics of Organic Chemistry. Okay, so let's start now. First question is this: using column chromatography, mixture of two compounds A and B was separated. A eluted first. This indicates B has. Okay, तो कह रहा है कि ए अगर इल्यूट फर्स्ट हो रहा है, कहने का मतलब तो यही है कि उसका रिटार्डेशन फैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ए इल्यूट फर्स्ट हो रहा है। ठीक है, तो ए का रिटार्डेशन फैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। आरएफ वैल्यू जो होगा इसका हाई होगा, तभी तो बोल रहा है कि ये इल्यूट फर्स्ट कर रहा है। कहने का मतलब ये बी के बारे में क्या बोल सकते हैं यहां से हम लोग कि इसका आरएफ फैक्टर मतलब रिटार्डेशन फैक्टर जो होगा ये लो होगा। और लो है आरएफ, कहने का मतलब ये हो गया कि इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो स्ट्रांगली हो रहा होगा, तभी ये ऊपर नहीं जा पा रहा है ज्यादा। इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, लो आरएफ एंड स्ट्रॉन्गर एब्जॉर्प्शन इन केस ऑफ बी। ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है which will undergo deprotonation most readily in the basic medium। बेसिकली यहाँ पर एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है और इन केस ऑफ 1,3 डाइकीटोन इट इज मोर एसिडिक। तो यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, तो वो बेसिक मीडियम में क्या होगा, डिप्रोटोनेट हो जाएगा, H+ यहाँ से निकल जाएगा। सो हियर ऑप्शन विल बी ए करेक्ट। ठीक है, ज्यादा आसानी से पूछ रहा है तो केवल यहाँ पर ए जो है मोस्ट रीडली मतलब आसानी से बेसिक मीडियम में अपना H+ रिलीज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपने पास कि रेजोनेंस इन कार्बोनेट आयन इच। तो बेसिकली रेजोनेंस जो यहाँ पर तीनों स्ट्रक्चर में दिखाया गया है ये प्राइमरली एक एक करके एग्जिस्ट नहीं करते। हम लोग जो देखते हैं CO3 का स्ट्रक्चर वो बेसिकली क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, तीनों स्ट्रक्चर को मिलाकर वही अपना एग्जिस्ट करता है, वही जो है ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है, बाकी ये सब हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि बोल रहा है कि CO3 हैज अ सिंगल स्ट्रक्चर दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द above 3 structures। okay, moving to the next, thin layer chromatography of a mixture shows the following observation। अब यहां से फिर से देखते हैं, तो इल्यूशन पहले किसका होता है, जिसका आरएफ फैक्टर ज्यादा हो रहा होगा, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन जो है वीकर होगा। तो ए यहां पर दिख रहा है कि इसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका आरएफ वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ए सबसे ज्यादा पहले इल्यूट होगा, उसके बाद सी होगा, इसका डिस्टेंस थोड़ा सा ए के कंपैरिजन में कम है, उसके बाद सबसे कम बी का है तो बी सबसे लास्ट में इल्यूट होगा। ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पर इल्यूशन का ऑर्डर पूछा है तो ए सबसे पहले, उसके बाद जी, सी, उसके बाद बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सेपरेशन टेक्निक से क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट विथ लिस्ट 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट में अपना दिया हुआ क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन है, तो क्लोरोफॉर्म में एनिलीन के बीच में बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट का लार्ज डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। दैट इज व्हाई वी यूज डिस्टिलेशन टेक्निक टू सेपरेट देम। ओके, तो ए का क्या यहाँ पर मैच हो जाएगा, थर्ड के साथ हो गया। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर क्या है, हेक्सेन और पेंटेन है, बेसिकली ये कार्बन का डिफरेंस है, तो यहाँ पर ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस नहीं आएगा। दैट इज व्हाई हम लोग जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है बहुत कम होता है तो हम लोग यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, इस वजह से बी को फोर्थ से मैच करेंगे। ठीक है, सी यहाँ पर क्या है, एनिलीन है वाटर के साथ, यहाँ पर स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक लगा सकते हैं एंड दैट इज व्हाई सी विल मैच विथ फर्स्ट। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड इन H2O डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, यहाँ पर क्या है कि बेसिकली वाटर में जो होते हैं कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स नहीं हो पाते हैं, मतलब इमिसिबल होते हैं, तो वहां पर डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन का यूज करते हैं। तो डी के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ये करेक्ट मैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, तो among the following compounds the one which shows the highest dipole moment। बेसिकली डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है, लेकिन हमें रिलेट करना है इसको एरोमेटिसिटी से। कैसे, बेसिकली जो डाइपोल क्रिएट होगा तो एक बॉन्ड को रोटेट करने से यहाँ पर प्लस माइनस का जो आएगा चार्ज, तो देखना है कि किस केस में जो है ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहे हैं प्लस माइनस को लाकर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डबल बॉन्ड की जगह पर एक सिंगल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव निगेटिव देते हैं तो यहाँ से मालूम चलेगा कि ये अपना एंटी एरोमेटिक स्पीसीज हो जा रहा है। ठीक है,
4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पर एंटी एरोमेटिक स्पीसीज है, और चूंकि ये एंटी एरोमेटिक आ रहा है तब तो स्टेबल बहुत कम कर देगा कंपाउंड को एग्जिस्टेंस में, तो इस वजह से ए ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। हमें मोस्ट डायपोल मोमेंट देखना है, मतलब हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। उसके लिए हम ये चाहेंगे कि भाई दोनों तरफ जो है एरोमेटिक स्पीसीज आए, जिससे वो ज्यादा स्टेबिलिटी की वजह से डायपोल मोमेंट को हाईएस्ट क्रिएट करे। तो ए ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। बी ऑप्शन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर तो कंजुगेशन है ही नहीं, ये नॉन एरोमेटिक होगा और कोई ज्यादा स्टेबिलिटी का फैक्टर नहीं है, तो ये बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी में देखें तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, अगर बॉन्ड को रोटेट भी करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा, ये भी ज्यादा कुछ स्टेबल नहीं है। डी की बात करें तो यहाँ पर हम लोग स्टेबल बना सकते हैं, कैसे, देखो ध्यान से, ये जो है माइनस देते हैं, माइनस के जब प्लस देते हैं, अभी हम बता रहे हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं। एक्चुअली ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा अगर बॉन्ड को रोटेट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये एरोमेटिक है, जबकि ये माइनस के साथ 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एरोमेटिक ये भी है। तो दोनों स्पीसीज यहाँ पर जो चार्ज क्रिएशन की वजह से हो रहा है, डायपोल जो क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से दोनों स्पीसीज ज्यादा स्टेबल है, दोनों तरफ जो है एरोमेटिक स्पीसीज आ रहा है। जबकि अगर इसी में अगर देखें कि अगर ये माइनस इधर क्रिएट हो और यहाँ पर प्लस क्रिएट हो, तो यहाँ पर क्या होगा, एंटी एरोमेटिक स्पीसीज हो जाएगा, तो ये तो भाई एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, इस फॉर्म में ये नहीं रहा होगा, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट अपना इस केस में आ रहा होगा क्योंकि दोनों तरफ एरोमेटिक स्पीसीज है, दैट इज वाई डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। अब ये फिर से एक सेपरेशन टेक्निक का क्वेश्चन है। तो वाटर के साथ CH2Cl2 है डाइक्लोरोमीथेन, तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंशियल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, बेसिकली मिक्स नहीं होने की वजह से, ठीक है। तो ए के साथ अपना सेकंड हो जाएगा, ए के साथ अपना सेकंड हो जाएगा। उसके बाद बी है, बी के साथ क्या है, बी के साथ यहाँ पर है पैरानाइट्रोफिनॉल है, तो इसमें क्या होगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इसमें इतना स्ट्रॉन्गर फोर्स नहीं होगा, दैट इज व्हाई वी कैन यूज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर बी के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। सी में केरोसिन एंड नेप्थलीन है, केरोसिन एंड नेप्थलीन का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है थोड़ा, तो उस वजह से हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। डी में यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर C6H12O6 है और NaCl है, NaCl आयनिक कंपाउंड है, वो क्रिस्टल के फॉर्म में बन सकता है, तो यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक लगा सकते हैं डी के केस में सेपरेशन के लिए। तो ये अपना करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा, ए को सेकंड से मैच करेंगे, बी को थर्ड से, एंड सी को फोर्थ से, एंड लास्ट डी को फर्स्ट से। अब ये एसिडिटी का ऑर्डर पूछा है कार्बोक्सिलिक एसिड में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें लगाना है यहाँ पर कि EWG जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, खींचने वाला जो है एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। एक केस में क्या है, यहाँ पर एसिटिक एसिड है, कोई खींचने वाला ग्रुप नॉर्मली नहीं लगा हुआ, जबकि बी में यहाँ पर कार्बन के साथ 3-3 फ्लोरीन ग्रुप लगे हुए, तो ये स्ट्रांगली विड्रॉइंग ग्रुप हो गया, तो क्या करेगा, ये अच्छे से खींचेगा, दैट इज वाई बी अपना सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। उसके कंपेरिजन में करें तो डी, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन है, तो उसमें फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा, इस वजह से बी होगा, उसके बाद डी होगा, बी के बाद कौन होगा, डी होगा, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा इन कंपैरिजन टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो बी के बाद डी, डी के बाद सी, सी के बाद ई, और यहाँ पर लास्ट में अपना ए हो जाएगा कि कोई इफेक्टिव खींचने वाला ग्रुप नहीं है। ये CH3 में तो ये EDG की तरह ही काम करेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा घट ही जाएगा, लेकिन बेसिकली अगर कंपेयर करें तो ए से ए जो है लीस्ट एसिडिक होगा, बी जो है मोस्ट एसिडिक होगा, ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्रोमेटोग्राम दिया हुआ है, उसके आधार पर हमें RF फाइंड करना है, रिटार्डेशन फैक्टर। तो बेसिकली RF क्या होता है, रिटार्डेशन फैक्टर होता है कि बेस लाइन से कंपाउंड का डिस्टेंस, क्या बोल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ कंपाउंड, डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपाउंड फ्रॉम बेस लाइन, कंपाउंड फ्रॉम बेस लाइन, बेस लाइन से कंपाउंड का डिस्टेंस कितना है, डिवाइडेड बाय सोल्वेंट का डिस्टेंस कितना है बेस लाइन से, ठीक है, डिस्टेंस अवे फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ सोल्वेंट, सोल्वेंट का डिस्टेंस देखना है अवे फ्रॉम द बेस लाइन से सोल्वेंट कितना दूर है। तो यहां पर हमें बेसिक थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा कि सोल्वेंट इतना में है, तो ये कितना है बेस लाइन से,
बेसिकली ये पूरा लेंथ जो है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है दिया हुआ है। 6 सेंटीमीटर में हाफ यहाँ से गायब हो गया, हाफ यहाँ से गायब हो गया, कहने का मतलब ये अपना 5 सेंटीमीटर हो गया सॉल्वेंट, ठीक है। और ये इसमें भी कंपाउंड का डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, 3.5 में से अगर 0.5 माइनस करते हैं तो ये अपना 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 3 डिवाइडेड बाई 5 करना है, क्योंकि कंपाउंड का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई सोल्वेंट का डिस्टेंस, 3 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6, ठीक है। 0.6 करने का मतलब 6 इंटू 10 टू द पावर -1, तो यहाँ पर आंसर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेशंस विल बी द मोस्ट स्टेबल। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि एंटी वाला फॉर्म जो है अपना ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि उसमें रिपल्सन्स बहुत मिनिमाइज्ड होते हैं, बहुत कम होते हैं, दैट इज व्हाई बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर, ठीक है। यहाँ पर सिंपल से देख रहे हैं कि मिथाइल और मिथाइल एक दूसरे के क्या है, अपोजिट में है, उसकी वजह से यहाँ पर स्टेरिक रिपल्सन जो है मिनिमम होगा, तो ज्यादा स्टेबल होगा, और एनर्जी इसमें क्या होगा, मिनिमम होगा, एनर्जी मिनिमम होगा, रिपल्सन यहाँ पर मिनिमम होगा, लेकिन स्टेबल ज्यादा होगा, ठीक है। करेक्ट एपिक नोमेनक्लेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर करना है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पर क्या है, कीटोन वाला ग्रुप है। हाईएस्ट यहाँ पर प्रायोरिटी किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो नंबरिंग यहाँ से हम लोग करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। हेक्सोनोइक एसिड है, हेक्सोनोइक एसिड है, जिसमें सेकंड पे क्या है, मिथाइल है, और 5 पे क्या है, कीटोन ग्रुप है, तो क्या यहाँ बोल सकते हैं 2 मिथाइल 5 ऑक्सो हेक्सोनोइक एसिड, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी फॉर द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस। तो बेसिकली ये यहाँ पर हमें समझना है कि भाई जो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा, कार्बोकैटायन उसका स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है, तो हाइड्राइड को क्यों अट्रैक्ट करना चाहेगा, एफिनिटी मतलब कि कितना उसका अट्रैक्शन है। तो बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं हम कि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी अरेंज कर लो, उसका रिवर्स कर देंगे, क्योंकि अगर कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा तो वो तो उसी फॉर्म में रहना चाहेगा, इस वजह से ये ऑर्डर रिवर्स होगा। हाइड्राइड एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा, हाइड्राइड एफिनिटी का ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी अरेंज करते हैं। डी में यहाँ पर हम देखें तो डांसिंग रेजोनेंस होता है, यहाँ पर ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन है, तो यहाँ पर डी सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है। उसके बाद क्या होगा, बी में क्यों, क्योंकि तीनों तरफ फिनाइल में पॉजिटिव चार्ज जो है कंजुगेशन कर रहा है, रेजोनेंस होगा, तो यहाँ पर बी सबसे ज्यादा हो जाएगा डी के बाद। उसके बाद हो जाएगा ए में क्या है, कंजुगेशन है सिंपल डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज का, तो उसके वजह से ये होगा। और लास्ट में अपना क्या हो जाएगा सी, ठीक है, 9 अल्फा हाइड्रोजन के साथ हाइपर कंजुगेशन हो रहा होगा, ये ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पर कार्बोकैटायन का। तो इसका जस्ट रिवर्स लेना है हमें, क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का रिवर्स ऑर्डर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी बी ए सी का रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना हाइड्राइड एफिनिटी हो जाएगा, हाइड्राइड एफिनिटी का ऑर्डर हो जाएगा। तो सी कहने का मतलब ज्यादा हाइड्राइड एफिनिटी रखेगा, और ए, उसके बाद बी, उसके बाद सबसे लास्ट में डी, क्योंकि डी ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो स्टेबल कार्बोकैटायन है तो वो क्यों ही चाहेगा कि हम हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करें, दैट इज व्हाई ऑर्डर विल बी दिस एंड दिस इज आवर कार्बोकैटायन ऑर्डर, ठीक है। कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी है, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, उसी को रिवर्स कर दिए, ठीक है। यहाँ पर 1 करना है, क्योंकि डायरेक्टली नहीं, इन्वर्सली रिलेटेड होगा। अब यहाँ पर करेक्ट फॉर पेपर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम लोग जानते हैं कि वाटर जो है, जो पेपर के पोर में प्रेजेंट होते हैं, वो स्टेशनरी फेज को क्रिएट करते हैं, ठीक है, स्टेशनरी फेज, जबकि जो सोल्वेंट है वो मोबाइल फेज को फॉर्म करता है। तो यहाँ पर वाटर जो पेपर के पोर में प्रेजेंट है वो स्टेशनरी फेज को क्रिएट करेगा, एंड दिस ऑप्शन इज बिलोंगिंग टू our correct statement, that is water present in the pores of the paper forms the stationary phase, b option will be correct here, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से है क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन, तो यहाँ हमें फाइंड करना है आरएफ वैल्यू, ध्यान से देखना है विथ मोस्ट पोलर कंपाउंड, ठीक है, जो मोस्ट पोलर कंपाउंड उसका आरएफ वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट है
कि जो जितना ज्यादा पोलर होता है उतना ही कम हाइट को अचीव करता है, मतलब उतना ही वो कम हाइट पे रहता है। तो यहाँ पर कम हाइट पे कौन है, सबसे कम हाइट पे यहाँ पर सी है, कहने का मतलब सी सबसे ज्यादा पोलर होगा। मोस्ट पोलर क्या करता है, मोस्ट पोलर कंपाउंड अचीव्स मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, वो जो होगा मिनिमम डिस्टेंस होगा। यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस कहने का मतलब हमें सी कंपाउंड का रिटार्डेशन फैक्टर फाइंड करना है, मिनिमम डिस्टेंस। तो क्या होगा, कंपाउंड का डिस्टेंस देखना है बेस लाइन से, कंपाउंड का डिस्टेंस कितना है 2, और यहाँ पर पूरा सोलवेंट का 8 सेंटीमीटर, 2 डिवाइडेड बाई 8 1/4 मतलब 0.25। 0.25 को क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 10⁻⁻², तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा, ठीक है। लिस्ट पोलर बोलता तो 6 वाला लेते हैं हम लोग, ठीक है। मोस्ट पोलर बोला है तो 2 सेंटीमीटर वाला लिए, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फ्रॉम द फिगर ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी गिवन बिलो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड करने हैं। तो बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में कंपाउंड सी इज मोर पोलर देन ए एंड बी। पहले ये बात बता दें कि यहाँ पर क्रोमेटोग्राम देखकर तो हमें यही मालूम चल रहा है कि ए सबसे ज्यादा पोलर है। डिग्री ऑफ पोलरिटी की बात करें तो यहाँ पर ए सबसे ज्यादा पोलर है, उसके बाद कौन है बी, उसके बाद सी है। सी लिस्ट पोलर है जबकि ए मोस्ट पोलर है। यहाँ पर बोल रहा है कि कंपाउंड सी इज मोर पोलर देन ए एंड बी, गलत बात है, सी लिस्ट पोलर है, सबसे कम पोलर है। कंपाउंड ए इज लिस्ट पोलर, ये भी गलत बात है, कंपाउंड ए इज द मोस्ट पोलर। सी में बोला है कि कंपाउंड बी कम्स आउट ऑफ द कॉलम बिफोर सी एंड आफ्टर ए, ये भी गलत बात है। सबसे पहले ये बात समझो कि जो मोस्ट पोलर होता है वो ज्यादा टाइम तक कॉलम में रहता है, वो ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो ये तो सबसे ज्यादा देर तक रहेगा, जबकि सी लिस्ट पोलर है तो वो तो जल्दी निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये इसके कहने का मतलब है कि बी जो है सी के पहले निकल जाएगा, सी के पहले निकल जाएगा, ठीक है, और ए के बाद में निकलेगा, ए के बाद में। तो सबसे पहले इसका कहने का मतलब है कि ए पहले निकल रहा है, उसके बाद बी निकल रहा है, उसके बाद सी निकल रहा है, ठीक है। तो ये ऑर्डर गलत है। जो मोस्ट पोलर होता है वो देर से निकलता है क्योंकि वो टाइम स्पेंड ज्यादा करता है कॉलम में। यही स्टेटमेंट यहाँ पर डी बोला है, कंपाउंड ए स्पेंड्स मोर टाइम इन द कॉलम। सही बात है क्योंकि ए जो है अपना मोस्ट पोलर है। तो ए बी सी जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और डी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें खैर इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पता करना था, तो यहाँ पर ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर दिया हुआ है करेक्ट ऑर्डर इन एक्वस मीडियम ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन केस ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स। यहाँ पर एक ट्रिक बता रहे हैं मिथाइल और इथाइल के लिए। मिथाइल के लिए ध्यान रखना है कि डिग्री ऑफ अमीन का जो है यहाँ पर ये ऑर्डर होता है 213, मतलब 2 डिग्री अमीन। इसमें मिथाइल के केस में क्या होता है, ज्यादा बेसिक होता है एक्वस फेज में, फिर उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री और फिर अपना लास्ट में अमोनिया हो जाता है। जबकि इथाइल के केस में ये होता है 231। बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यहाँ पर, दैट इज वाई, मतलब यहाँ पर सोल्वेशन का फैक्टर होता है, स्टेरिक हिंडेंस का फैक्टर होता है। इसकी वजह से एक छोटा सा ट्रिक ध्यान रखना है कि मिथाइल के केस में 213 होगा और इथाइल के केस में 231 होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें मिथाइल के लिए बोला गया है तो क्या करना है, पहले तो 2 डिग्री अमीन वाला, ये ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, 2 डिग्री वाला हमें सिलेक्ट करना है। 2 डिग्री यहाँ पर है और यहाँ पर है, उसके बाद 1 डिग्री वाला, तो 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री इसमें है, सी ऑप्शन विल बी यहाँ करेक्ट, ठीक है। 2 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर 3 डिग्री एंड देन आफ्टर अमोनिया, इस वजह से यहाँ सी सही हो गया है। इथाइल के केस में यहाँ पर बता ही दिए हैं 2 डिग्री होगा, उसके बाद 3 डिग्री होगा, उसके बाद 1 डिग्री होगा एंड लास्ट में अमोनिया होगा। अब यहाँ पर बोला गया है ट्रोपोलोन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड एंड हैज 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पहले तो समझते हैं कि ट्रोपोलोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो 7 मेंबर्ड ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये अपना क्या है, ट्रोपोलोन है। बेसिकली इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन एरोमेटिसिटी जो आ रहा है वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा है। जैसे कि हम लोग साइक्लोप्रोपिनोन में देखते हैं, ऐसे देखकर तो मालूम नहीं चल रहा होता कि एरोमेटिक है, लेकिन जब ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में चार्ज अपीयर होगा तो कैसी एरोमेटिसिटी यहाँ पर बनता है और बोलते हैं कि ये अपना एरोमेटिक कंपाउंड है। उसी के जैसे यहाँ पर ऐसे तो यहाँ पर
दिखेगा कि ये यहाँ पर कंजुगेशन में नहीं है तो बोल दें नॉन एरोमेटिक, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हम जब बॉन्ड को C डबल बॉन्ड O वाले को साइक्लोप्रोपिनोन की जैसे ही अगर ब्रेक करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। और इसमें हमें ये मालूम चलेगा कि ये एरोमेटिक है 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन जो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर बाहर वाला के साथ भी है। पूरा में मिलाकर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन हमें साइकिल के अंदर देखना होता है, ठीक है। तो इसमें साइकिल के अंदर कितना है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही है, इसके अंदर क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही है, और इसी के वजह से एरोमेटिक है, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड की पाई इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वेशन नहीं है यहाँ पर एरोमेटिसिटी में, उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये जो बोल रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ C डबल बॉन्ड ग्रुप इन ट्रोपोलोन इज इन्वॉल्व्ड इन एरोमेटिसिटी, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। जबकि ये बोल रहा है कि ट्रोपोलोन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड एंड हैज 8 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाला इलेक्ट्रॉन 2 पाई काउंट करके हो रहा है, और ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये है, एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion A and the other is labeled as reason R। assertion में बोल रहा है कि बेंजीन इज मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राइन, ठीक है, सही है। ऐसा क्यों, पहले देखते हैं कि ये बेंजीन है तो इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दैट इज वाई जो पाई इलेक्ट्रॉन है कार्बन के न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्गली क्या होंगे, अट्रैक्टेड होंगे, स्ट्रॉन्गली क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे, मतलब वहां पर ज्यादा जो है स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होने की वजह से बेंजीन में ज्यादा स्टेबिलिटी है, ठीक है। जबकि साइक्लोहेक्साट्राइन बोल रहे हैं तो यहां पर कोई कंजुगेशन हमको दिख तो रहा है, बट रेजोनेंस हमें नहीं मानकर चलना है। ये हाइपोथेटिकल है कि भाई डबल बॉन्ड जो है इस केस में फिक्स्ड है, तो डबल बॉन्ड अगर फिक्स्ड है तो यहाँ पर इन कंपेरिजन टू बेंजीन रेजोनेंस नहीं हो रहा है, और रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो कहने का मतलब ये है कि इसका डबल बॉन्ड फिक्स है। जबकि इस केस में बेंजीन में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड डीलोकलाइजेशन करते हैं, इस वजह से बोलेंगे यहाँ पर कि बेंजीन इज मोर स्टेबल देन हाइपोथेटिकल साइक्लोहेक्साट्राइन, सही स्टेटमेंट है। और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज मोर अट्रैक्टेड मोर स्ट्रांगली बाय न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन एटम्स, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है और सही इसका एक्सप्लेनेशन है। मतलब बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion A। ऐसा ऑप्शन को हमको सिलेक्ट करना है, ठीक है। बोथ assertion एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A assertion। ठीक है, थैंक यू।